हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं पार सीरीज को। और यही पार सीरीज में हम लोगों ने संपूर्ण रेलवे के जीके जीएस को पढ़ने का प्रयास किया है। और यही श्रेणी में हम लोग चार प्रैक्टिस सेट यहाँ पे पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने चारों प्रैक्टिस सेट को नहीं पढ़ा तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर आप पूर्ण रूप से उन्हें पढ़ सकते हैं। और यदि दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। चलिएगा बिगर किसी देरी से बढ़ेंगे आज के पहले प्रश्नों के साथ में पर। और आज की क्लास का जो आप लोगों को पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दे के रखा है, देखिएगा। आप लोगों को दिया है कि इनमें से किसे 2024 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब 2024 हम लोगों से पूछा है, अब 2024 में किसे आपके आर्ट के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। श्री बलवंत मोरेश्वर यहाँ पे पुरंदर, श्री विश्वनाथन नागर, श्री छन्नूलाल मिश्र या फिर वैजयंती माला। आप सभी जानते हैं सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वैजयंती माला को आर्ट के क्षेत्र में 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वहीं पर भारत में 2024 की यदि हम लोग बात करेंगे तो कुल 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। कुल 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। किन किन को दिया गया, देखिएगा। एक हुए यहाँ पर वैजयंती माला। कौन हुए? वैजयंती माला। और वैजयंती माला को यहाँ पर आर्ट के क्षेत्र में यहाँ पर दिया गया। और वहीं पर यहाँ पर कोनिडेला। कौन हुए दोस्तों? कोनिडेला, नाम याद रखिएगा, कोनिडेला चिरंजीवी। कोनिडेला चिरंजीवी को भी यहाँ पर इसी आर्ट के क्षेत्र में दिया गया। वहीं पर हम लोगों को और क्या नाम याद रखना है, कुल 5 लोगों को यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया। 5 लोग ऐसे थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया। तीसरे थे यहाँ पर वेंकैया नायडू। कौन हुए? वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू सर को कौन से क्षेत्र में दिया गया, तो यह सार्वजनिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सार्वजनिक क्षेत्र में। और वहीं पर यहाँ पर वृद्धेश्वर पाठक। कौन हुए दोस्तों? वृद्धेश्वर पाठक। और वृद्धेश्वर पाठक को आप लोगों को याद रखना है कि इन्हें सामाजिक क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? सामाजिक क्षेत्र में। और वहीं पर यहाँ पर पदम सुब्रमण्यम, नाम याद रखिएगा, पदम सुब्रमण्यम। इन्हें यहाँ पर आर्ट के क्षेत्र में भी जो इन्हें यहाँ पर पद्म ये विभूषण पुरस्कार दिया गया। ये पांचों के नाम आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और क्या पूछ सकता है, तो और ये भी पूछ सकता है कि टोटल टोटल आपके पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, तो टोटल जो 132 आपके पद्म ये पुरस्कारों की घोषणा होती है, जिसमें से पांच शख्सियत को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। और यही में से आप लोगों को याद रखना है कि 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण अवार्ड यहाँ पर दिया गया। और वहीं पर 17 व्यक्तियों को आप लोगों को याद रखना है कि 17 व्यक्तियों को यहाँ पर 117 व्यक्तियों को यहाँ पर पद्मश्री, कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। आप लोगों को याद रखना है ये 17 नहीं होगा, ये 110 व्यक्तियों को यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा। जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देके रखा है आज की क्लास का, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर जिसने विशिष्ट रूप से मन के बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तु बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण जो करना आदि यानी शिल्प काल के लिए वह समर्पित था। पुण्यतः वह शहर हमें शिल्प काल के लिए समर्पित देखने को मिलेगा। मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, नागेश्वर या हड़प्पा। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नहीं देख रखा है। नागेश्वर की जगह यदि हम लोग लोथल करेंगे तो लोथल हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि यहीं पर मन के बनाने का मन के जो है मन के बनाने का कारखाना यहाँ पर, और यहीं पर सबसे पहले तराजू का निर्माण देखने को मिला। तराजू का निर्माण हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। और गोदीवाड़ा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। यहीं पर हम लोगों को सबसे पहले राक्षस की मोहर प्राप्त होगी। कौन सी मोहर? राक्षस की मोहर हम लोगों को प्राप्त होगी, क्योंकि यही सिंधु घाटी सभ्यता के जो अंतर्गत प्रमुख हमें एक प्रकार का बंदरगाह देखने को मिलेगा। क्या हुआ करता था? जो एक प्रकार का बंदरगाह। तो ये सभी चीजें हमें लोथल में ही सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन यहाँ पर देखने को मिलती है। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा।
और क्या पूछ सकता है आप लोगों से, देखिएगा यहाँ पर आप लोगों से और क्या पूछ सकता है। यहाँ पर हम लोगों को, आप सभी जानते हैं मोहनजोदड़ो दे के रखा है, तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ, तो आप सभी जानेंगे कि मोहनजोदड़ो से हम लोगों को यहाँ पर एक दाढ़ी वाले बाबा के प्रमाण मिले, दाढ़ी वाले बाबा के प्रमाण मिले। यदि आप लोगों से पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से क्षेत्र से दाढ़ी वाले बाबा के प्रमाण मिले, तो हमें मोहनजोदड़ो से ही ये दाढ़ी वाले बाबा के यहाँ पे प्रमाण मिले थे। और एक कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति, कौन सी बनी, नर्तकी की एक मूर्ति हम लोगों को यहाँ पर बनी, और ये भी कांसे से बनी थी, ऐसी हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। यहीं पर हमें विशाल विशाल यहाँ पर अन्नागार प्राप्त हुए, विशाल अन्नागार हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हुए, जिनकी यहाँ पे लंबाई कितनी मानी गई है, तो यहाँ पर 4573 आप लोगों को याद रखना है। और इसकी चौड़ाई कितनी मानी गई है, मीटर में है। और यदि इसकी चौड़ाई के बारे में सवाल पूछ लेगा तो 15.23 मीटर इसकी हम लोगों को यहाँ पर चौड़ाई देखने को मिलती है। और वहीं पर हमें यहाँ पर आप लोगों के हम लोगों को स्नानागार प्राप्त हुए, जिनकी यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि इनकी लंबाई कितनी देखने को मिली, तो 11.84 मीटर इसकी लंबाई। चौड़ाई कितनी देखने को मिलती है, तो 7.01 मीटर हमें चौड़ाई देखने को मिलेगी। वहीं पर यदि इसकी गहराई के बारे में सवाल पूछ लेगा तो गहराई 2.43 मीटर हमें इनकी गहराई हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। और हमें ये भी देखने को मिला कि जो मोहनजोदड़ो शहर हुआ करता था, यह 7 बार बाढ़ के बाद, 7 बार बाढ़ के कारण बसने के प्रमाण, यानी हमें ऐसा देखने को मिला कि इस शहर में 7 बार बाढ़ जो आई होगी, यानी उन बाढ़ों की प्राकृतिक आपदाओं में यह शहर पूरी तरीके से नष्ट गया, लेकिन फिर भी हम लोगों को यह बसता हुआ देखने को मिला। ऐसे एक दो बार नहीं बल्कि 7 बार हम लोगों को प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहीं पर बात होगी यहाँ पर हड़प्पा की। यदि आप लोगों को सवाल पूछ लेगा कि हड़प्पा के बारे में क्या क्या देखने को मिला, देखो हड़प्पा से हमें एक शंख से बना बेल, शंख से बना एक बेल के हम लोगों को प्रमाण प्राप्त होते हैं। यही से हमें सबसे पहले भारत यानी इसी सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग पूजा के प्रमाण, कौन सी पूजा के, लिंग यहाँ पे पूजा के प्रमाण, यहाँ से हमें पुजारी के प्रमाण, किसके प्रमाण, पुजारी के प्रमाण हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहीं पर इसी हड़प्पा में हम लोगों को कागज के प्रमाण, कागज के साक्ष्य हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। देखो और वहीं पर हम लोगों को ये भी देखने को मिला कि जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, यह एक प्रकार की हम लोगों को शहरी सभ्यता देखने को मिलती है। ऐसे यानी पूरी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह एक प्रकार की नगरीय सभ्यता हुआ करती थी, एक शहरी सभ्यता हुआ करती थी। लेकिन एकमात्र हमें चनुदड़ो जो कि वर्तमान पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, यही यही चनुदड़ो एकमात्र हम लोगों को ग्रामीण बस्ती हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलता है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। यानी आप लोगों को सवाल पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण बस्ती वाला क्षेत्र कौन सा देखने को मिला, तो फिर जवाब होगा चनुदड़ो। फिर आप लोग यहाँ पे राइट टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। लेकिन अभी ये जो पूरी प्रक्रिया हम लोगों को यानी तराजू का निर्माण, मोहर बनाना, ये सब यानी मन के बनाना, ये सब हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये सब लोथल से हम लोगों को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर माना जाएगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को आज की क्लास का क्या दे रखा है, उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत के धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो वह कौन सी हमें यहाँ पर गुफाएं देखने को मिलेगी। देखिएगा 4 ऑप्शन देके रखा है, आपके एलिफेंटा गुफाएं, या आपके ये खजुराहो की गुफा, या फिर आपके अजंता की गुफाएं हम लोगों को यहाँ पर देख के रखे। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि आपकी एलिफेंटा गुफाएं, ये आपकी एलिफेंटा की गुफाएं, और यहीं पर चोल मंदिर, कौन से मंदिर, चोल मंदिर के पास में यदि पदकल के या आपके पदकल के स्मारक, इन सभी को ही यूनेस्को में 1987 में यहाँ पर शामिल किया। आप लोगों को यहाँ पर ये याद होना चाहिए। और वहीं पर आपके अजंता की गुफाएं
यदि आप लोगों को सवाल पूछ लेगा। और वहीं पर आपके एलोरा की गुफा है, एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफाएं यदि आप लोगों को, और वहीं पर यहाँ पर आप जोड़ लेंगे ताजमहल। क्या जोड़ेंगे? ताजमहल। इन तीनों को कब शामिल किया गया था यूनेस्को ने? तो इन्हें यूनेस्को ने अपनी साइट में 1983 में ही यहाँ पर शामिल कर लिया था। आप लोगों को याद होगा, ये खजुराहो की गुफाएं नहीं है, खजुराहो के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। तो खजुराहो के मंदिर को यहाँ पर 87 में शामिल किया। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, चलेगा। और क्या याद कर सकते हैं? और यहाँ पर आप और याद कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि राजस्थान के पहाड़ी किले, राजस्थान के यहाँ पर पहाड़ी किलों को कब शामिल किया गया? जो पहाड़ी किलों को यहाँ पर कब शामिल किया गया? तो इन्हें 2013 में यहाँ पे शामिल किया। और वहीं पर हमारा जो पास में धोलावीरा, धोलावीरा जो एक शहर है हमारे, ये जो शहर कब शामिल किया गया? यह शहर 2021 में यहाँ पर शामिल किया। आप लोगों को इतना एटलीस्ट यहाँ पर याद होना चाहिएगा। हमारे सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। चलिएगा, बढ़ेंगे इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को जो यहाँ पर दे के रखा है, आप लोगों को दे के रखा है कि कौन सा भारतीय यहाँ पर या आप लोगों का हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। तो सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित होने वाला भारत का ऐसा पहला कौन सा है? ये आपका इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, जो बिल्कुल हमें राइट आंसर देखने को मिलेगा, यानी कोचीन अंतरराष्ट्रीय ये आपका हवाई अड्डा बिल्कुल हमें यहाँ पर सही देखने को मिलता है। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर आज की क्लास का क्या देखने को मिलेगा, ये आपके उड़ीसा के कोरापुट जिले के पचपटमाली के किस खनिज के विशाल भंडार हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो विशाल भंडार हमें कहाँ से देखने को मिलेंगे? ठीक है, देखो आप लोगों को याद रखना है कौन से भंडार हम लोगों को प्राप्त हुए। तो हमें एक बॉक्साइट के यानी बॉक्साइट के भंडार हम लोगों को इस कोरापुट नामक जिले से प्राप्त हुए। इसके साथ आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि काली हांडा, कौन सा? काली हांडा, ये काली हांडा और काली हांडा के पास में ये कोरापुट, कौन सा? कोरापुट। ये दोनों कहां पर पड़ते हैं? तो ये दोनों ही जिले हमें आपके उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। और इन्हीं दोनों जिलों से हम लोगों को बॉक्साइट का भंडार प्राप्त हुआ है। किसका? बॉक्साइट का हम लोगों को यहाँ पर भंडार प्राप्त होता देखने को मिलेगा। और वहीं पर झारखंड राज्य के बारे में आप लोग याद करेंगे कि झारखंड में एक तो पलामू, कौन सा? पलामू जिला, और एक लोहारदंगा, कौन सा? लोहारदंगा, लोहारदंगा। ये दोनों जिले हैं। ये भी किसके लिए फेमस है? तो जवाब होगा ये भी हम लोगों को यहाँ पर बॉक्साइट के लिए फेमस होते हुए देखने को मिलेंगे। और हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में हम लोगों को एक जिला देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा बालाघाट। कौन सा जिला? बालाघाट। और बालाघाट में एक मलाज खंड खान, कौन सी खान? मलाज खंड जो खान है, ये भी बॉक्साइट के लिए फेमस है। कौन सा खनिज के लिए? बॉक्साइट के लिए खनिज है। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, ठीक है। चलिएगा, और यदि और आप लोगों से सवाल पूछ लेगा, ये बॉक्साइट के लिए फेमस है, आप लोगों को याद होना चाहिए। बॉक्साइट के लिए, तांबे के लिए शायद फेमस है। मैं आई थिंक कंफ्यूजन हो रहा हूँ यहाँ। बॉक्साइट नहीं, ये तांबे के लिए फेमस है। तांबा आप लोग याद करिएगा, ये बॉक्साइट के लिए नहीं है। ये हमारी मलाजखंड जो खान है, ये आपके तांबे के लिए यहाँ पर फेमस है, ठीक है। ये यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, बिल्कुल बॉक्साइट के लिए यह कोरापुट जो जिला यहाँ पर फेमस होता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय यहाँ पर परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो परमाणु ऊर्जा चेयरमैन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? और ये घटना हम लोगों से कब के पूछा है कि 1974 में कौन थे, ठीक है। हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है राजगोपाल चिदम्बरम, राजा रमन्ना, होमी सेठना, या एपीजे अब्दुल कलाम। आप लोगों को यहाँ पर पूछा है, ठीक है।
तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि सबसे पहले 1948 से लगाकर तो 1966 तक यहाँ पर होमी जहांगीर बाबा रहेंगे। कौन रहेंगे? होमी जहांगीर बाबा। जहांगीर बाबा का स्थान आता है। ये पहले परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद में 1966 से लगाकर तो 1972 तक जो बनाए जाते हैं वो विक्रम साराभाई। कौन बनाए जाते हैं? विक्रम साराभाई यहाँ पर बनाए जाते हैं। देखो आप लोगों को ये यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। और वहीं पर 1972 के बाद में तो 1983 तक आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा डॉक्टर होमी सेठना। कौन बनाए गए? डॉक्टर होमी सेठना। डॉक्टर होमी सेठना यहाँ पर अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि ये जो परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया गया था, परमाणु, यहाँ पर परमाणु ऊर्जा जो विभाग हम लोगों को यहाँ पर बनाया गया था, यही परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना, पहले तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1948 में। कब? 1948 में इसकी स्थापना होती है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? होमी जहांगीर भाभा। सेकंड कौन बनाया गया? विक्रम साराभाई। और 1972 से लगाकर 1983 तक जब हम लोगों ने पहली बार, जब भारत ने पहली बार 1974 में परमाणु का परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण किया था, उस समय जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनका नाम था डॉक्टर होमी सेठना। ये यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल हमें राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, देखिएगा जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि लॉर्ड डलहौसी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति को भारत में अपनाया था? ठीक है, और कौन भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि वो कौन सी नीति हुआ करती थी, हड़प नीति बोले या जिन्हें हम लोग व्यपगति का सिद्धांत बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमें यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो लॉर्ड डलहौसी के द्वारा भारत में, लॉर्ड डलहौसी के द्वारा ही भारत में यहाँ पर हड़प नीति लाई गई है। हड़प नीति यहाँ पर लाई गई और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस जो इसके द्वारा किया गया था 1853 में जब यह थ्योरी लाई गई। इस थ्योरी के द्वारा सबसे पहले आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कौन कौन से भारतीय क्षेत्रों को इन्होंने, यानी जो स्वतंत्र भारतीय राज्य हुआ करते थे उनको अपने संघ में जो शामिल किया गया था। सबसे पहले सतारा, कौन सा? सतारा को सबसे 1940 सॉरी या आपके 1848 में इसको जो ये आपके अधीन किया था। और सतारा के बाद आप लोगों को याद रखना पड़ेगा यहाँ पर जेतपुरा। जेतपुरा को इन्होंने 1849 में अपने अधीन किया। जेतपुरा के बाद यहाँ पर संभलपुर, कौन सा? संभलपुर। और संभलपुर को इन्होंने भी 1849 में यहाँ पर शामिल किया था। संभलपुर के बाद यहाँ पर आप लोगों का स्थान आएगा वो बघाट। और बघाट को कब किया था? तो 1850 में इनके द्वारा किया गया। बघाट के बाद यहाँ पर उदयपुर, तो ये लोगों के द्वारा उदयपुर को कब शामिल किया गया था? 1852 में यहाँ पर। फिर इसके बाद झांसी का स्थान आता है। तो झांसी को कब किया गया था? ये आपके 1853 में। और झांसी के बाद आता है यहाँ पर नागपुर का स्थान। तो नागपुर को कब किया गया था? तो 1853 में, सॉरी 54 में इन्होंने नागपुर को भी अपने अधीन यहाँ पे शामिल किया गया था। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ये वो राज्य हुआ करते थे जिनको हड़प नीति के द्वारा हड़पे गए, यानी इसी व्यवगत जो सिद्धांत हम लोगों को देखने को मिलेगा, इसी सिद्धांत के द्वारा ये सभी राज्यों को, क्षेत्रों को हड़पा गया था। ठीक है, चलिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 जो कि COP 28 के नाम से जाना जाता है, कि जो इसकी बैठक हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलती है? COP 28 की बैठक हम लोगों को यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलेगी? देखिएगा हमें COP 27 आप लोगों को याद होगा कि जलवायु परिवर्तन के लिए हम लोग COP की बैठक करते हैं। तो COP 27 की बैठक हम लोगों को मिस्र में देखने को मिलेगी। COP यहाँ पर 28 की बैठक हमें अबू धाबी, कहाँ पर? अबू धाबी में हुई, यहाँ पर संपन्न हुई। और COP 29 की बैठक ये कहाँ पर होगी? जवाब होगा अजरबैजान। कहाँ पर? अजरबैजान में इन बैठकों का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं हमारे
मित्र ने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो आप कर लीजिएगा कि 2024 की जो बैठक हुई थी तो ये आपके हम लोगों को मिस्र, यहाँ सॉरी मिस्र में नहीं, आपके आपके अजरबैजान में हम लोगों को यहाँ पर यह देखने को मिलती है। तो ग्लास्को को काटकर आप लोग लिख सकते हैं अजरबैजान, अजरबैजान आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, और वहीं पर यदि ये सवाल पूछ लेगा कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित, जलवायु जो परिवर्तन की घटना देखने को मिलेगी, इसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित पहली बैठक कब हुआ था, पहली बैठक हम लोगों को कब देखने को मिली, यदि ये सवाल पूछ लेगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि पहली बैठक हम लोगों को 1992 में हमें यहाँ पर हमें पृथ्वी सम्मेलन देखने को मिला था, और इसी पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत हम लोगों को यहाँ पर रियो डी जेनेरियो, कहाँ पर, ब्राजील का एक शहर देखने को मिला था जिसका नाम था रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में हम लोगों को पहली बैठक देखने को मिलेगी, और यह किस लिए हुआ थी, तो यह हुई थी जलवायु परिवर्तन के लिए। तो जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बैठक हमें रियो डी जेनेरियो शहर फ्रॉम ब्राजील में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख के रखा है कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, तो कौन से वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई या फिर के सिवन, ये के कस्तूरी रंजन, किनके नाम पर यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, आप लोगों से सवाल पूछा है तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि चंद्रयान 2 की जब हम लोग बात करेंगे कि जब इसको कब किस यान के माध्यम से हम लोगों ने छोड़ा था चंद्रमा पर, तो आप होगा GSLV MK3। ये इस यान को हम लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं, बाहुबली के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। और जब यदि सवाल पूछेगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बना, तो हम सभी जानते हैं ये हमारा प्यारा भारत बना था। और इसी चंद्रयान 2 में जो हम लोगों ने लैंडर का नाम दिया था, वो हम लोगों ने यहाँ पर विक्रम नाम दिया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। और जो रोवर का नाम दिया था वो हम लोगों ने प्रज्ञान नाम दिया था। क्या नाम दिया था, प्रज्ञान। और इसी प्रज्ञान के अंदर हम लोगों को यहाँ पर 6 पहिए देखने को मिलते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और वहीं पर जो हम लोगों ने चंद्रयान, यहाँ पर हम लोगों ने कि जब चंद्रयान 3 को छोड़ा था तो यह कब लैंड किया इसने, चंद्रयान 3 ने कब लैंड किया था, तो इसने 24 अगस्त 2023 को लैंड किया था। इसमें जो कितनी लागत आई थी, ऐसे जानकारी प्राप्त होती 615 करोड़ इसमें लागत आती। कितना वजन इसका देखा गया, तो 3900 केजी इसका वजन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कुछ की फैक्ट आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। और हम लोगों से पूछा था कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किसके नाम पर रखा गया था, तो ये विक्रम साराभाई के नाम पर यहाँ पर रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी सवाल का बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा, बढ़ेंगे इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को क्या देख रखा है कि नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसने जो किसको प्रतिस्थापित किया है, यानी किस आयोग की जगह, यानी विभाग की जगह हमें नीति आयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, 4 ऑप्शन देखने को मिला है, राष्ट्रीय विकास परिषद, भारत के निर्वाचन आयोग, भारत के वित्त आयोग, या फिर यहाँ पर भारत की योजना आयोग। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा। यदि हम लोग बात करेंगे नीति आयोग की, यदि हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नो डाउट आप सबको याद होगा कि अध्यक्ष नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं वही इसी आयोग के अध्यक्ष माने गए। वर्तमान आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसके यहाँ पर सीईओ कौन माने गए, तो आप लोगों को वर्तमान सीईओ के बारे में याद यहाँ पर होना चाहिएगा।
तो आप लोग यहाँ पर बताओगे BVR सुब्रमण्यम कौन हुए? BVR सुब्रमण्यम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर क्या याद होना चाहिएगा। और यदि सवाल पूछ लेगा कि वर्तमान 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 यहाँ पर उपाध्यक्ष कौन देखने को मिलेंगे, यदि वर्तमान उपाध्यक्ष से रिलेटेड आप लोगों से सवाल यहाँ पर यदि कर लिया जाएगा तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? वर्तमान यहाँ पर उपाध्यक्ष सुमन बेरी कौन देखने को मिलते हैं? के सुमन बेरी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। और इसी के साथ यदि हम लोग बात करेंगे कि यदि आपके द्वारा बात की जाएगी, यदि जब पहली बार यह नीति आयोग बना था, यानी यह 2015 में बनता हुआ देखने को मिलेगा। जो समय जो इसके पहले अध्यक्ष यानी पहले इसके उपाध्यक्ष कौन हुआ करते थे? पहले इसके उपाध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो सिंधु श्री छिल्लर कौन हुआ करते थे? सिंधु श्री छिल्लर यहाँ पर हुए। और इसके पहले सीईओ कौन माने गए? पहले सीईओ इस नीति आयोग के कौन माने गए? तो डॉक्टर अरविंद अरविंद पगडिया यहाँ पर पहले इसके सीईओ माने जाते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। ठीक है, हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। भारत की योजना आयोग की जगह हमें एक नया आयोग देखने को मिला जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? पुस्तक द बेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई? द बेस्ट ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी के द्वारा यहाँ पर लिखी गई एक प्रसिद्ध बुक हम लोगों को देखने को मिलती है? देखिएगा, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, साइना नेहवाल। ठीक है, देखो यदि आप लोगों सवाल पूछेगा प्लेइंग टू विन यदि सवाल पूछ लेगा तो यह साइना नेहवाल की पुस्तक हमें देखने को मिलेगी। साइना नेहवाल की हमें एक पुस्तक देखने को मिलेगी। और वहीं पर अनब्रेकेबल यह हमें किसकी पुस्तक देखने को मिलेगी? तो यह हमें मैरी कॉम की पुस्तक हम लोगों को देखने को मिलेगी। यदि सवाल पूछ लेगा कि प्लेइंग इज माई वे सवाल पूछ लेगा कि यह किसकी पुस्तक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी? प्लेइंग इज माई वे, हम लोग सही से नहीं लिखा है हमने। प्लेइंग इज माई वे यदि सवाल पूछ लेगा यह किसकी है, तो यह हमें सचिन तेंदुलकर की जो हमें यहाँ पे पुस्तक देखने को मिलेगी। और वहीं पर 281 एंड बियॉन्ड हमें ये पुस्तक किसके देखने को मिलेगी? जब होगा VS न्यायपाल की हमें यहाँ पर पुस्तक देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर बिलीव कौन सी पुस्तक? बिलीव पुस्तक के बारे में पूछ लेगा तो यह हमें सुरेश रैना की हम लोगों को यहाँ पर पुस्तक देखने को मिलेगी। और वहीं पर माई क्रिकेट लाइफ कौन सा? माई क्रिकेट लाइफ ये किसकी पुस्तक देखने को मिलेगी? तो यह हमें कपिल देव की पुस्तक, किसकी? कपिल देव की पुस्तक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को यहाँ पर कुछ फेमस बुक यानी खिलाड़ियों की कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल पूछा था कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी पुस्तक है? तो हमें युवराज सिंह की पुस्तक देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलेगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है? FAO एक विशेष आपकी एजेंसी है जो UNO की ओर पर कार्य करती है। इसका पूर्ण नाम क्या है? आप सभी जानते हैं कि इसका पूर्ण नाम हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? FAO। और आप सभी जानते हैं कि इसका हेडक्वार्टर हम लोगों को रोम में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? रोम में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हमें 1945 में इसकी स्थापना देखने को मिलेगी। इसका हमें पूरा नाम क्या देखने को मिलेगा? फूड एंड या आपका एग्रीकल्चर हमें या आपका ऑर्गेनाइजेशन हमें इसका पूरा नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? एक प्रसिद्ध तुजु जनजाति किस देश में हमें देखने को मिलेगी? इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों को आपकी रेलवे एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
आप लोगों से सवाल पूछा है कि यहाँ पर कौन सी जनजाति, एक जुलू जनजाति, जुलू जनजाति कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी? पाकिस्तान में, चीन में, भारत में या दक्षिण अफ्रीका में? तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि हमें ये दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगी। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का जवाब सही आंसर। और वहीं पर यह सब पूछेगा कि फ्लेमीज जनजाति कहाँ पर फेमस है? तो ये हमें कोई कहाँ पर देखने को मिलेगी? बेल्जियम में। कहाँ पर? बेल्जियम में हम लोगों को देखने को मिलेगी। और वहीं पर पिग्मी जनजाति, कौन सी जनजाति? ये विश्व की प्रमुख, मैं आप लोगों को जनजाति बता रहा हूँ, सवाल पूछ लेगा पिग्मी जनजाति कहाँ पर है? तो ये कांगो देश में। कौन से देश में? कांगो देश में। वहीं पर यहाँ पर सवाल पूछ लेगा कि बुशमैन जनजाति कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो यह हमें बोत्सवाना देश में, कौन से? बोत्सवाना नामक देश में देखने को मिलेगी। और इसी के साथ हमें माओरी जनजाति, कौन सी जनजाति? माओरी जनजाति, तो यह हमें न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में हम लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर आप लोगों को ये भी याद होगा कि यहाँ पर फ्लेमिंग और फिर इसके साथ में अफरीदी, कौन सी? अफरीदी जनजाति। तो हमें अफरीदी जनजाति हमें पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। कहाँ पर? पाकिस्तान में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। और वहीं पर फेल्लार जनजाति, कौन सी? फेल्लार जनजाति, तो यह हमें मुख्य रूप से मिस्र नामक देश में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए थी। ठीक है। कुछ फेमस हम लोगों ने आप लोगों को जनजाति लिखाई। और आपकी जो एक आपकी अबोर जनजाति, तो ये अबोर जनजाति तो हमें भारत के ही आपके आसाम राज्य में हम लोगों को ये देखने को मिलती है। ठीक है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देके रखा है कि व्हाई आई एम ए हिंदू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो व्हाई आई एम ए हिंदू, यह पुस्तक किसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई? और चार ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, अटल बिहारी वाजपेयी, शशि थरूर, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। हम सभी जानते हैं व्हाई आई एम ए हिंदू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? शशि थरूर। और जो इनके द्वारा जो एक और पुस्तक लिखी जाती है, अन इरा ऑफ डार्कनेस, अन इरा ऑफ डार्कनेस, और पुस्तक यहाँ पर लिखी जाती है अन, आप लोगों का एक पुस्तक लिखते हैं अन, यहाँ पर इनोवेशन ऑफ नेहरू, अन आपका इनोवेशन ऑफ नेहरू, ये पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमें बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। एक और याद कर लीजिएगा, द ग्रेट इंडियन नोबेल, द ग्रेट यहाँ पर इंडियन नोबेल, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो तीन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, देखिएगा जो हम लोगों को नेक्स्ट प्रश्न देख रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो आप लोगों का इनपुट डिवाइस हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे इंजेक्ट प्रिंटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है। तो ओसीआर, तो हमें ओसीआर ही यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, जिससे हम लोग बात करेंगे ओसीआर होगा, या फिर आप लोगों का बीसीआर हो जाएगा। और वहीं पर किम्बेल किम्बेल टैग रीडर, किम्बेल टैग रीडर आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर वेब कैमरा, कौन सा कैमरा? वेब कैमरा। वेब कैमरे के बाद आप लोगों को नाम याद रखना पड़ेगा कि आपका कैमरा केवल जो सिंपल हम लोगों को देखने को मिलेगा वो। और यहाँ पर आप लोगों का माउस, कौन सा? माउस के बाद आप लोगों का कीबोर्ड, कौन सा? कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, ये सब हमें क्या देखने को मिलेंगे? हमें इनपुट डिवाइस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये सभी इनपुट डिवाइस हम लोग यहाँ पर। और इसी के साथ हमें एक लाइट पेन आता होगा, एक लाइट पेन आता है, ये हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ में जॉय स्टिक, कौन सा स्टिक? जॉय स्टिक। हमें ये सभी हमें यहाँ पर आपके जो इनपुट डिवाइस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिएगा। और वहीं पर आप लोगों का यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे एलईडी सवाल पूछ लेगा। और वहीं पर प्रिंटर, कौन सा? प्रिंटर। ये दो प्रमुख रूप से हमें क्या देखने को मिलेंगे। और वहीं पर आप लोगों का मॉनिटर पूरा, ये हमें प्रमुख प्रकार से आउटपुट सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर।
और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब किया गया? तो आप सभी जानते हैं 1 मई 1960 को इन दोनों राज्यों का गठन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है कि भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो यह कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया था, हम लोगों से सवाल पूछा है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन ग्रीन या ऑपरेशन नमस्ते, हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि जो इनके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा ही चलाया था। बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर क्या देख रखा है, रेलवे सुरक्षा बल सीआरपीएफ ने किस ऑपरेशन के तहत पिछले 7 वर्षों में 2018-24 में स्टेशन और ट्रेनों में जोखिम पड़े 84,119 बच्चों को बचाया है? तो कौन सा वैसा ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें इतनी हजारों की संख्या में बच्चों को बचाया गया है? ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे सवाल देके रखा है ऑपरेशन नन्हे परिस्त, ऑपरेशन सक्षम, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन जज्बा। तो ऑपरेशन नन्हे परिस्त और ऑपरेशन नन्हे परिस्त यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, मरियाना ट्रेंच महासागर में स्थित है। ये मरियाना ट्रेंच हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगा, यही हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। ठीक है, या आपको अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या दक्षिणी महासागर या हिंद महासागर। ठीक है, तो देखिएगा यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा कि हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु आपको क्या देखने को मिलेगा, जवाब होगा कि जावाग्रत देखने को मिलेगा। और वहीं पर सवाल पूछ लेगा कि आप लोगों के प्रशांत महासागर है, इसी प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु क्या देखने को मिलेगा, जवाब होगा कि मेरियाना ग्रत। कौन सा ग्रत? मेरियाना ग्रत हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा कि आपके अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर उत्सव जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो किसके द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है? ठीक है, हम लोगों से सवाल पूछा है कि या आपकी अतनामी, हूण, मोनपा या अगनामी जनजाति के द्वारा। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि मोनपा जनजाति के द्वारा यह लोसर उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल देखने को मिलेगा। और यदि आप लोगों का यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर एक लोसर उत्सव हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लोसर उत्सव के बाद यहाँ पर आप लोगों का हमें ड्री उत्सव, कौन सा उत्सव? ड्री उत्सव यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ड्री उत्सव के बाद यहाँ पर जीरो फेस्टिवल, कौन सा? जीरो उत्सव हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक मनापी उत्सव, कौन सा? मनापी उत्सव हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये 4 प्रमुख हमें उत्सव यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, देखो एक मिनट। चलिएगा देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? और रणजी ट्रॉफी का खिताब किसके द्वारा जीता गया हम लोगों को यहाँ पर देख के रखा है, मुंबई सर्विसेज, पंजाब या हरियाणा। तो यह किसके द्वारा जीता गया है, आप लोगों को सवाल पूछेगा। तो यह मुंबई के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर ए सवाल याद होना चाहिए यदि पूछेगा रणजी ट्रॉफी 2024, रणजी ट्रॉफी 2024 यदि आप लोगों से सवाल बनाएगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि मुंबई ने इसको जीता है। और वहीं पर विजय हजारे ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी? विजयी हजारे ट्रॉफी, विजयी हजारे ट्रॉफी है, ये किसके द्वारा जीती गई? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो जीती जाती है हरियाणा के द्वारा, किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा जीती गई, आप लोगों को याद होना चाहिए। और वहीं पर इसी के साथ आप लोगों से पूछ लेगा कि सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी?
सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, सैयद सैयद मुश्ताक यहाँ पर अली ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? तो यह सौराष्ट्र के द्वारा जीती गई है। कौन से? सौराष्ट्र। और ये दोनों ही ट्रॉफियां 2023 की ट्रॉफियां हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा। यानी जो 2024 में जो रणजी ट्रॉफी जीती गई है वो मुंबई टीम के द्वारा यहाँ पर जीती गई है। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है 2024 हम लोगों को देखने को मिलेगा पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों का क्रम क्या है? यानी शीर्ष 3 देश हम लोगों को यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलेंगे? ठीक है, अमेरिका, चीन, जापान। चीन या आपका अमेरिका या फिर रूस, इसी के साथ में जापान, चीन, अमेरिका या रूस, जापान, चीन। तो हमें सबसे पहले नंबर पर गोल्ड देखो, सबसे पहले हमें यूएसए देखने को मिलेगा जिसने 40 गोल्ड मेडल प्राप्त किए। इसके बाद हमें चीन देखने को मिलेगा, चीन ने कितने प्राप्त किए? तो चीन ने भी 40 यहाँ पर गोल्ड प्राप्त किए। इसके साथ जापान रहा, जापान ने कितने गोल्ड प्राप्त किए? तो जापान के द्वारा 20 गोल्ड यहाँ पर प्राप्त की, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर यदि बात कर लेगा इनके टोटल मेडल कितने जीते, तो यूएसए ने 126 मेडल अपने नाम किए, चीन ने यहाँ पर 91 मेडल प्राप्त किए और जापान ने यहाँ पर 45 मेडल यहाँ पर प्राप्त किए। और हमारे प्यारे भारत ने कितने प्राप्त किए? तो आप सभी जानेंगे कि एक यहाँ पर रजत पदक, एक रजत पदक के साथ यहाँ पर 5 कांस्य पदक, 5 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 6 पदक हम लोगों ने अभी पेरिस ओलंपिक में प्राप्त किए हैं। ठीक है, इतना तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा। यानी यूएसए, चीन और जापान, ये यूएसए, चीन और जापान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा भारत शक्ति अभियान राजस्थान किस जिले में आयोजित किया गया? हाल ही में हमें एक युद्धाभ्यास देखने को मिलेगा और ये कहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा? जैसलमेर में या आपके जयपुर में या फिर आपके उदयपुर में या बीकानेर में। तो ये भारत शक्ति हमें युद्धाभ्यास जैसलमेर में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देखने को मिलेगा, डीआरडीओ द्वारा एमआईआरवी तकनीक के साथ स्थानीय रूप में विकसित अग्नि 5 में मिसाइल के सफल प्रथम उड़ान परीक्षण का क्या कोड, इसका क्या कोड रखा गया था? ठीक है, ये हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ये मिशन दिव्यांग, ऑपरेशन शक्ति, प्रोजेक्ट विश्वकर्मा या फिर ऑपरेशन सूर्या। इस सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑपरेशन दिव्यांग। यहाँ पर बिल्कुल यही कोड वर्ड हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला था। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए या आपके अग्नि और अक्षय जहाजों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इनका प्राथमिक उद्देश्य हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? 4 ऑप्शन देखने को मिले, पनडुब्बी रोधी युद्ध, द्विधा गति वाला हमला, समुद्र निगरानी या नौसेना रसद। तो हम लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए कि इन्हें पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमें यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि कौन सा देश भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स टाइगर ट्राइब 24 में भाग ले रहा है? तो कौन सा देश इसमें से भाग ले रहा है? ऑप्शन नंबर ए है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या रूस या जापान। तो आपका एक्स टाइगर ड्राइव 24 में यूएसए ने हाल ही में भाग लिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर देखने को मिला, तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो कौन सा त्योहार भगवान मुरुगा को यहाँ पे समर्पित है? ओणम, यादी वेरक्कू, थाई पुसम या पोंगल। हम सभी जानते हैं भगवान मुरुगा को कौन सा यहाँ पर त्योहार प्रसिद्ध या समर्पित देखने को मिलेगा, जिसका नाम होगा थाई पुसम। यही थाई आपके पुसम के बाद में चित्रादि आप लोग याद करिएगा और चित्रा की दी के बाद आप लोग पोंगल याद करिएगा। ये सभी त्योहार कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं? जवाब होगा कि तमिलनाडु में इनको सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमें
राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, विनय और सुप्त पिटक किस दिशाओं का शिक्षाओं का संकलन हम लोगों को देखने को मिलेगा। चार ऑप्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद या ऋषभ देव या महावीर। तो हमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पर याद रखना पड़ेगा कि जो बौद्ध धर्म हमें देखने को मिलेगा, बौद्ध धर्म में हमें तीन प्रकार के पिटक देखने को मिलेंगे। एक तो हमें यहाँ पर सुप्त पिटक, कौन सा पिटक, सुप्त पिटक देखने को मिला। एक हमें यहाँ पर विनय पिटक, कौन सा पिटक, विनय हमें पिटक यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक हमें अभिधम्म पिटक, कौन सा पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बौद्ध धर्म में तीन प्रमुख हमें पिटक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यदि सवाल पूछ लेगा कि इनके कार्य क्या देखने को मिलेंगे, तो सुप्त पिटक ये किसके द्वारा लिखा गया, तो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य हुआ करते थे आनंद, आनंद के द्वारा यह लिखा गया। आप लोगों को याद होना चाहिए विनय पिटक किसके द्वारा, तो यह यहाँ पर इनके शिष्य हुआ करते जिनका नाम था उपाली के द्वारा लिखा गया। और यहीं पर बौद्ध भिक्षुओं के, बौद्ध जो भिक्षु होते हैं, जो बौद्ध साधु होते हैं, उनके नियमानुसार जो उनके नियम यहीं पर लिखे गए, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और आपके अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की हमें प्रमुख रूप से व्याख्या यहीं पर देखने को मिलती है। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारे इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या पेश किया गया था, क्या पेश किया गया था। आप लोगों से सवाल पूछा है, प्रांतीय स्वायत्तता, आत्मीय स्वायत्तता या फिर केंद्रीय शासित प्रदेश या द्वितीय शासन। भारत शासन अधिनियम 1935 में हमें क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए इसी भारत शासन एक्ट या भारत शासन जो एक्ट था जो 1935 में हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें प्रमुख रूप से प्रांतीय स्वायत्तता, कौन सी, प्रांतीय स्वायत्तता हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल हमें राइट आंसर देखने को मिलेगा। और इसके साथ में और क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा यहाँ पर जब यानी केंद्र व राज्यों के मध्य यहाँ पर पहली बार जब ये एक्ट आया था, इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया। और यहाँ पर आप लोगों के अखिल भारतीय संघ बनाने की घोषणा की गई, ये भी यहीं पर किया गया था। और वहीं पर जब केंद्र और राज्य में जब हमें द्वैध शासन को यहाँ पर समाप्ति किया गया, ये भी याद रखिएगा। जब भारत में जब यहाँ पर प्रांतीय क्षेत्रों में, कहाँ पर जो प्रांत क्षेत्र थे, तो जो आपके प्रांतीय क्षेत्रों में हमें यहाँ पर द्वैध शासन को यहाँ पर समाप्त किया। लेकिन यहाँ पर जब पहली बार हमें केंद्र में पहली बार हमें यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली देखने को मिली। देखो याद रखना पड़ेगा कि प्रांतों में तो द्वैध शासन को ये लोग समाप्त कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में ये लोग द्वैध शासन को ला रहे हैं। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, तो प्रांतीय सत्ता का हमें यहाँ पर पहली बार पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने मिलेगा, भारत में बीमा उद्योग में व्यवस्थित विकास को विनियमितों को बढ़ावा देने के लिए किसका योगदान है, या कौन यहाँ पर जो निकाय मुख्य रूप से जिम्मेदार हमें देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि ICICR, CRICR या RBI या RDI। तो RDI हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिएगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखे हैं, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा जो अखबार शुरू किया था, तो कौन सा अखबार महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। और चार ऑप्शन आप लोगों को दे के रखे हैं, या आपका इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, इंडियन सोशलिस्ट या फिर कॉमनवेल्थ। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आपका इंडियन ओपिनियन सबसे पहले चालू किया गया था। और वहीं पर महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका में क्या किया गया था, कुछ विशेष आश्रम भी बनाए थे। कौन कौन से आश्रम हमें देखने को मिलेंगे,
एक हमें टालसराय आश्रम, कौन सा, टालसराय जो हमें आश्रम देखने को मिलेगा। एक हमें यहाँ पर फिनिक्स आश्रम, कौन सा, हमें एक फिनिक्स आश्रम, ये भी हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा, फिनिक्स आश्रम हमें देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद हमें जब हम भारत में बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी के द्वारा एक साबरमती आश्रम बनाया गया, साबरमती आश्रम का निर्माण किया गया, आश्रम, और इनके द्वारा सेवाग्राम आश्रम, कौन सा, सेवाग्राम आश्रम, ये आश्रम भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी आपका इंडियन जो ओपिनियन है यही हमें महात्मा गांधी जी के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में पहला अखबार यहाँ पर चलाया गया था। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे या न पूछा जाएगा, यह हमें जो तथ्य है, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा भारत में दिया गया था। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय न पूछे, यह किसके द्वारा कहा गया था, कबीरदास के द्वारा, रामानंद जी के द्वारा, या रामार्जुनाचार्य के द्वारा, या चैतन्य के द्वारा। तो यह रामानंद जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल हमें यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। और इसके साथ आप लोग क्या क्या याद कर सकते हो, देखिएगा जब हम लोग भारत में भक्ति आंदोलन की बात करेंगे, कौन से आंदोलन की, भक्ति आंदोलन की जब हम लोग बात करेंगे, आप लोगों को याद होना चाहिएगा वहां पर एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था रामानंद। कौन हुआ करते थे, रामानंद जी हुआ करते थे, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वही भक्ति आंदोलन में कुछ विशेष संत यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य, कौन देखे गए, आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। शंकराचार्य हमें भक्ति आंदोलन में देखने को मिलेंगे, यही इसी भक्ति आंदोलन के सूत्रपात कहे जाते हैं, सूत्रपात कहे। और यह हमें अद्वैतवाद संप्रदाय के जनक, अद्वैतवाद संप्रदाय के जनक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वहीं पर हमें रामार्जुनाचार्य, कौन, रामार्जुनाचार्य हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये विशिष्ट अद्वैतवाद के जनक है, विशिष्ट अद्वैतवाद के जनक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पर वल्लभाचार्य कौन देखने को मिलेंगे, वल्लभाचार्य जी देखने को मिलेंगे। और वल्लभाचार्य हमें शुद्ध द्वैतवाद के यहाँ पर जनक माने गए हैं। और फिर इसके साथ में हमें यहाँ पर मध्वाचार्य जी देखने को मिलेंगे। और मध्वाचार्य आप लोगों को याद होना चाहिए, यह केवल द्वैतवाद के प्रवर्तक यहाँ पर माने गए। और इसी के साथ यहाँ पर निम्बाका जो चार्य है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और निम्बाकाचार्य कौन से ये संप्रदाय से है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए यह द्वैतवाद के समर्थक मुख्य तौर पर माने गए। यह हमें मुख्य रूप से भक्ति आंदोलन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और भक्ति आंदोलन का पहला संत कौन था, यदि आप लोगों से ये सवाल पूछ लेगा तो भक्ति आंदोलन के संत रामार्जुना माने जाने, यह हमें भक्ति आंदोलन के पहले संत देखने को मिले। भक्ति जो आंदोलन के पहले संत हम लोगों को यहाँ पर यही देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।